Hello students, welcome to the lecture series of classification of elements and periodicity in properties. So in the last class, we discussed many properties about the main modern periodic table. We discussed separately all the blocks, S block, P block, D block, F block. And then we also discussed how we can predict the position of an element in periodic table if we know the atomic number. हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करेगा वो भी हमने स्टडी कर लिया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज हो रही है. तो सबसे पहले हमने कल थोड़ा बहुत एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था, तो वहीं से शुरू करेंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले वी विल डिस्कस एटॉमिक रेडियस. सो बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस, let me quickly write the definition, then I will explain it. It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of the electron. So अब समझते हैं कि है क्या एटॉमिक रेडियस. अब एटॉम के स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो वो कैसा होता है. बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं कुछ, है ना, इस तरीके से. और उन ऑर्बिट्स में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं लाइक दिस. ये रेड कलर वाले हमारे सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है. तो जो हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट एंड द आउटर मोस्ट शेल. जो सबसे लास्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उस शेल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वही डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं एज एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम. ओके, so now we are interested in studying the changes in atomic radius as we move from left to right, top to bottom. So before we study those changes, we must study the factors affecting the atomic radius. So factors affecting atomic radius. So सबसे पहला जो फैक्टर हमारा एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Effective nuclear charge. So what is an effective nuclear charge? So as we did last time, सबसे पहले मैं definition लिखूंगा, उसके बाद I will explain the effect of increase in the number of protons. Protons increases the effective nuclear charge. This results in decrease in the value of atomic radius because protons attract the electronic orbits with greater force. So हमने क्या कहा कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो अभी हमने देखा था कि उसमें क्या है, सबसे बीच में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड हमारे शेल्स हैं, ऐसे ऑर्बिट्स हैं. ठीक है, उन ऑर्बिट्स में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स. तो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. जितने ज्यादा आपके पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा.
तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, और मैं एक और स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नहीं, 5, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर में, और मैं मान लेता हूँ कि 5 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम, ये न्यूक्लियस, ये हमारे ऑर्बिट्स, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं, ओके। सो अब इसमें कैसे इफेक्ट पड़ेगा साइज पे, अब ये हम समझना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन्स है, ये सारे के सारे मिलके इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और एक तरह से समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंडिविजुअली हर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा पा रहा होगा हमारा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट का फोर्स लगा पा रहा होगा, वो समझने के लिए बता रहा हूँ ये चीज मैं। बट अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम ये देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन से 5 प्रोटॉन्स हैं, तो हर हर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे 1 से ज्यादा ही फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली 1 से तो ज्यादा ही फोर्स लगाएगा। तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा। तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या, जो हमारा जो एटम का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में हमने क्या बोला कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच पाएंगे, और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी समझने के लिए हमने डायग्राम बना के देखा, बाद में हम एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ एटम इज नंबर ऑफ द इफेक्ट ऑफ increase in the number of orbit in an atom increases the atomic size। ये लाइन तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके आसपास ये हमारे ऑर्बिट्स आ गए, ये 2 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, और अब हमने सपोज 3 ऑर्बिट्स हो गए इसी एटम में, तो ऑब्वियसली हमारा साइज जो है वो बढ़ जाएगा। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ एन एटम इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट also known as screening effect. So here write the electrons of inner shell repel the electrons of valence shell from coming closer to the nucleus. Due to this, atomic radius increases. This is called as shielding. तो हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल के, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट करते हैं अपने नजदीक आने से। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एक एटम का, तो जो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोज पास वाले,
और जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब न्यूक्लियस तो भाई सबको खींच रहा है अपनी तरफ कि भाई आओ मेरे पास बैठो चाय पियो, बट जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं चाहते कि जो बाहर के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर आए, वो नहीं चाहते कि वो इनके पास आए बैठे। तो वो एक शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं जिसके कारण से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से भी इलेक्ट्रॉन का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। When an electron atom has more number of shell, the shielding provided will be greater. And within a shell, the shielding provided by different type of orbitals follows the order SPDF. Okay. So now let us see. अब ये तो बात हो गई कि भाई इफेक्ट फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं साइज ऑफ एन एटम को, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि अगर हम पीरियड वाइज मूव कर रहे हैं, पीरियड वाइज का क्या मतलब है, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पीरियड वाइज का क्या मतलब है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब हमारा साइज ऑफ एन एटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो अगर पीरियड वाइज मूव करते हैं, सो द नंबर ऑफ ऑर्बिट remains same on going from left to right in a period, while there is a unit increase in atomic number. Thus, the electrons experience more forces, more force of attraction towards nucleus. Hence, atomic radius decreases from left to right in a period. तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो सेम रहते हैं, बट हमारा एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ता रहता है। ठीक है, बट जो ऑर्बिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो हमारे सेम रहते हैं, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस की तरफ से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है और वो बढ़ता चला जाता है लेफ्ट टू राइट, जिसके कारण से हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम ले Na, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ऑर्बिट वाइज का लिखेंगे तो क्या होगा, 281। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम जिसका 12 है, ये 282। एल्यूमिनियम का है हमारे पास 13, 283। ठीक है, और एल्यूमिनियम के पास सिलिकन है हमारे पास, सिलिकन का कितना है 14, 284। सिलिकन के बाद है फॉस्फोरस, क्लोरीन के, फॉस्फोरस के बाद है सल्फर, फॉस्फोरस के बाद है सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 285, 286, 287 और 28। नाउ ऑब्जर्व दैट कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं इसके अंदर। ये मैंने लेफ्ट टू राइट लिखे हैं सारे के सारे, आप पीरियड टेबल में चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, ये सारे मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आप चेक कीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं आपके पास, 3 ही है। ठीक है, 3 ही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, बट आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो आपका साइज क्या करेगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम रह रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना। कोई पीरियड पकड़ा,
इसमें देखो जैसे कि हमने कौन सा पीरियड लिया, ये थर्ड पीरियड लिया। थर्ड पीरियड में हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑर्बिट्स हैं, तो अब इसमें चेंज तो आ ही नहीं रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अच्छे से। सिमिलरली अगर हम ग्रुप के अलोंग स्टडी करना चाहें तो ग्रुप में क्या इफेक्ट आएगा। अब ग्रुप के अलोंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑर्बिट्स बढ़ते चले जाएंगे फटाफट, ठीक है, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा हमारा, कम होता चला जाएगा। सो इन अ ग्रुप द atomic radii increases on going downwards in a group because the number of orbits also increases on going from top to bottom in a group. As I explained previously कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि हाइड्रोजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास 1 है। फिर आपके पास लिथियम आ गया, लिथियम आपका है कितना, 3, तो ये कितना हो गया, 2 और 1। लिथियम के बाद कौन है, सोडियम है, सोडियम का 11 है, तो ये कितना, 2 8 1। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं एक एक नया ऑर्बिट ऐड होता चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली साइज क्या करता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये तो अपने को दिख ही रहा है कि भाई सोडियम की केस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अगर लिथियम के केस में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर सोडियम केस में बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, 1 2 3। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट अगर आप पीरियड के लॉन्ग चलते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग पाएगा अच्छे से हमारा यहाँ पे। बट इन अ ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्बिट्स ऐड होते चले जा रहे हैं रेगुलरली, जिससे कि साइज बढ़ता चला जाएगा। इसमें आप रिमार्क करके लिख सकते हैं, रिमार्क करके लिखिए कि इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन अल्कली मेटल, मतलब ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स is second largest, second second largest because it has minimum number of protons, minimum number of protons, while the size of halogen is smallest, size of the halogen is smallest. ओके, पीरियड की अगर बात करें तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो सेकंड लार्जेस्ट होते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनके पास, और जो हमारा हेलोजन का साइज है वो सबसे छोटा होता है अलोंग पीरियड। और दूसरी बात ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इन द पीरियोडिक टेबल cesium is the biggest atom because francium is a radioactive element while H is the smallest atom. Okay, so in general we can say that the atomic size decreases on moving from left to right in a period due to increase in effective nuclear charge, and increases on moving from top to bottom in a group due to addition of new shells. Okay, तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि नए नए शेल्स ऐड होते चले जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल्स radius. It is defined as it 1
half of the distance, 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded isolated atoms or two adjacent atoms belonging to two neighborhooding molecules of an element in the solid state. Atoms belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state. So जो 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded isolated atom, मतलब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है हमारे पास, और उनके जो न्यूक्लियाई के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उसका जो हाफ है उसी को हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल रेडियस. द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन noble gases are always determined as van der Waal radii. ये जो वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई नॉर्मल गैसेस के बीच में जब एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं उनको हम हमेशा वॉन डर वॉल रेडियस में डिफाइन करते हैं. एंड देयरफॉर द वॉन डर वॉल रेडियस therefore the van der Waals radius of a noble gas is always greater than halogen coming before it in the same period. Let us now talk about ionic radius. Ionic radius क्या है? As the name suggests, आयंस का रेडियस. आयंस का क्या मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है उसके अंदर से हम एटम को इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या फिर उसके अंदर कोई हम इलेक्ट्रॉन डाल दें तब वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है. तो हम उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा उसके रेडियस पे हम उसको जानने में इंटरेस्टेड हैं. when a neutral atom loses one or more electrons, it forms a cation. Having one or more number of positive charge. कि अगर कोई भी एक न्यूट्रल एटम है और वो हमारा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 में से एक या एक से ज्यादा उसने लूज कर दिए, तब जो हमारा एटम बन जाता है उसको हम बोलते हैं कैटायन. ठीक है, जिसके पास एक या एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितने लूज करे. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उससे +1 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा. तो इस हिसाब से चलता है. एंड सिमिलरली when a neutral atom acquires one or more electrons, it forms an ion having one or more number of negative charge. ये अगर कोई न्यूट्रल एटम है आपके पास, अगर वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तब वो क्या बन जाता है? एनायन बन जाता है. और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसको हम उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा. अगर 2 गेन किए तो -2 चार्ज आ जाएगा. तो इस हिसाब से चलेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें समझे ना कि जैसे कि सोडियम है हमारा, ठीक है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
तो सपोज उसने एक को 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो देन इट बिकम्स Na+। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, Na+2। ये क्या है, ये है हमारे कैटायंस। सिमिलरली केस होता है एनायंस का। ठीक है, कि अगर वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किया गेन तो -1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में। साइज को कंपेयर करेंगे, कैटायनिक रेडियस की बात करते हैं पहले अपन। कैटायनिक रेडियस, द साइज ऑफ अ कैटायन, द साइज ऑफ अ कैटायन इज स्मॉलर in comparison to the size of its corresponding atom। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो जो अपन ने पीछे एग्जांपल लिया था उसी को लेते हैं कि सोडियम है जैसे अपना। ठीक है, उसके पास होते हैं अपने 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम मान लेते हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बना लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। और जब 11 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास प्रोटॉन्स कितने थे, 11 प्रोटॉन्स थे। ठीक है, तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा दिखेगा, ये बीच में हमारा न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, इसके आसपास हमारी ऐसे शेल्स आएंगी। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट शेल आ गई, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे। अब इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये क्या होगा 2,8,1। तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसे, आउटर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं अपने को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया किसका स्ट्रक्चर बना लिया अपन ने, Na का बना लिया। अब सिमिलरली हम बनाना चाहते हैं Na+ का। Na+ में क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस आया जिसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, और हम बना रहे हैं इसकी आउटर मोस्ट, इसकी बाकी की ऑर्बिट। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं अगर, तो ये क्या होगी 2,8,0, क्योंकि एक तो चला गया। तो अब इसके अंदर लोकेट करो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था ना, ये वाला जो बाहर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था ये वाला, ये हमने Na+ में क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी साइज को देखो, समझो थोड़ा सा। ये सारा खेल प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियर चार्ज का है। अभी देखो बीच में आपके पास है 11 प्रोटॉन्स, और जो कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन्स की तरफ से 1 यूनिट चार्ज मिलेगा, अपने पास बुलाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो साइज कुछ आ गया मान लेते हैं। बट अगर हम इस सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इस केस की, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10 और प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है। तो हर इलेक्ट्रॉन पे इस बार ग्रेटर देन 1 चार्ज लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है। तो अब जो प्रोटॉन्स बचे हैं वो ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को, हेंस वो ज्यादा क्लोज आएंगे, और ज्यादा क्लोज आएंगे तो उनका साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो जो कैटायन है उसका साइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम। ओके, तो इस चीज को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि यूजुअली cation has one shell less than the neutral atom, hence it has smaller size than the atom. This is because of the fact that
that an atom on losing electrons form a cation which has lesser number of electrons than number of protons. This resulting in increase in the effective nuclear charge. Okay. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो वो अब और ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएंगे, तो हेंस द साइज विल रिड्यूस. फॉर एग्जांपल, mn का साइज इज ग्रेटर देन mn plus 2, greater than mn plus 3, greater than mn plus 4, greater than mn plus 6, greater than mn plus 7. Similarly, pb plus 2 is bigger than pb plus 4. क्यों बड़े हैं? सेम कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो साइज में फर्क आ गया. अब सिमिलर डिस्कशन हम करेंगे एनायनिक रेडियस के बारे में. एनायनिक रेडियस, व्हाट इज एन एनायनिक रेडियस? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर एटम हमारा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तब जो हमारा एटम बनता है उसको बोलते हैं एनायन. द साइज ऑफ एन एनायनिक anion size of an anion is greater than the size of its corresponding atom, because the number of electrons present in the anion gets larger than the number of protons due to gain of electrons. This results in the decrease in the effective nuclear charge. This results in decrease in the effective nuclear charge. So what is happening here? एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं इसको. हम एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ऑक्सीजन को लेते हैं. ऑक्सीजन, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मैं इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी 2,6. ठीक है. और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा कि बीच में न्यूक्लियस आएगा. ठीक है. और ये एक ऑर्बिट आ गई, ये हमारी सेकंड ऑर्बिट आ गई. अब इस ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया, और इस सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है. और अब सिमिलरली मैं केस, ये हमारा था केस 1, अब लेते हैं केस 2. ऑक्सीजन का 8 ही है, सॉरी. अब हम इंटरेस्टेड है किसके बारे में? O-1, ऑक्सीजन -1. सो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? इसमें थे 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे इसमें? वो थे 8. ठीक है. अब O-1 बन गया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए 9, तो ये क्या बनेगा 2,7. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 9, और प्रोटॉन्स कितने रहे? 8 ही रहे. ठीक है. और अब मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं, कैसा बनेगा कि एज यूजुअल बीच में हमारा एक न्यूक्लियस आएगा, उसके अराउंड एक ऑर्बिट,
ये दूसरी ऑर्बिट, ठीक है। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर ऑर्बिट में, तो ये क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन मुझे इस आउटर ऑर्बिट में भरने होंगे, और 5, 6 और 7, ठीक है। और केस 3 क्या है हमारे पास, केस 3 है हमारे पास O-2, और इसमें क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस बार हमारे पास, 10 हो जाएंगे। और प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 8 ही हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये न्यूक्लियस, ये हमारी एक और शेल, और ये एक और आ गई हमारी दूसरी शेल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो इसको कि पहले आपके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 8 प्रोटॉन। इट इज लाइक कि आपके पास 8 केले थे, 8 लोग थे, आपने सबको एक एक केला दे दिया। बट फिर आपने क्या किया कि एक और केला ले लिया, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, आपके पास एक और इंसान आ गया, आपके पास केले 8 ही रहे। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, हर इंसान को एक एक केला तो दे नहीं सकते। अब हर इंसान को क्या मिलेगा, एक से कम केला मिलेगा। और थर्ड केस में क्या हुआ, आपके पास 2 लोग आ गए, मतलब एक और आ गया। पहले O-1 था, फिर O-2 मतलब 2 नए लोग जुड़ गए। बट आपके पास नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, 8 ही हैं। तो हाउ मेनी बनानास यू विल बी एबल टू गिव टू ईच पर्सन, दैट विल बी मच मोर लेस देन 1। एक तो नहीं दे पाओगे, एक से कम दोगे। और जो यहाँ पे दे पा रहे थे सेकंड केस में, उतने भी नहीं दे पाओगे, उससे भी कम दे पाओगे इस बार। यही तो होगा। अगर हम इसको एकदम प्रॉपरली डिवाइड करके ऐसे समझने की कोशिश करें, तो इस केस में 8 लोग हैं, 8 बनानास हैं, तो आप हर एक इंसान को एक बनाना दे सकते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, आपके पास 9 लोग हो गए, 8 बनानास हो गए, ठीक है। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया। हम्म अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, आपके पास 8 बनानास हैं, 9 लोगों में बांटने हैं, तो अब आप कितने बनानास दोगे। इस बार आप सपोज, इस बार आप देंगे 0.88। और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, बनाना तो 8 ही रहे, लोग 10 हो गए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि भाई हर इंसान को नंबर ऑफ बनाना, अमाउंट ऑफ बनाना जो मिलेगा वो अब कम मिलेगा, पूरा नहीं मिल पाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि पहले आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 प्रोटॉन्स थे फर्स्ट केस में। तो आपने, आपका जो न्यूक्लियस था वो हर इलेक्ट्रॉन को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच पा रहा था, ठीक है। बट सेकेंड केस में क्या हुआ, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहे 8, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिसके कारण से हर इलेक्ट्रॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए वो कम फोर्स के साथ खींच पाएगा, और इससे क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और थर्ड केस में क्या होगा कि हमारे पास 8 बनानास रहे, 8 प्रोटॉन्स रहे, बट लोग 10 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब ईच इलेक्ट्रॉन को और भी कम मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा न्यूक्लियस की तरफ से, जिसके कारण से और भी कम ढंग से अपनी तरफ खींच पाएगा, मतलब वो और दूर चले जाएंगे उससे, ठीक है। तो वो और बड़ा हो जाएगा। सो इस पूरी स्टडी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओ का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद O-1 का साइज उससे बड़ा होगा, और O-2 का साइज सबसे बड़ा होगा। तो इस पूरे डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एनायन है उसका साइज कॉरस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, जिसके कारण से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दैट रिड्यूसेस, और वो प्रॉपरली अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है न्यूक्लियस, और वो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन एक और एग्जांपल लें कि
हाइड्रोजन -1, हाइड्रोजन +1 और एक है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, H+ में क्या हुआ? जो एक इलेक्ट्रॉन था आपने वो भी निकाल दिया, बेचारे के पास कुछ छोड़ा ही नहीं, तो एक प्रोटॉन रहा। और H-1 में क्या किया आपने? एक और ऐड हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक प्रोटॉन हो गया। तो अब देखो, कंपैरिजन करो कि भाई पहले आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, तो मतलब ये आपका न्यूक्लियस आया, ये आपकी आउटर शेल आई, और इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये इस न्यूक्लियस का काम है बस एक इस इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखना है, अपने पास बांध के रखना है। ठीक है, और बाद में आपने क्या किया? सेकंड केस में, इस केस में आपने न्यूक्लियस ये रहा और ये आपकी ऑर्बिट रही, और इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और अगर हम इस केस की बात करें H-1 की, इसमें क्या हुआ कि भाई एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन था, बट आपने क्या किया? एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और इस बार क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई एक प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो भाई अब संभाल तो लेगा जैसे तैसे करके वो, बट दिक्कत तो आएगी ना उसको संभालने में, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने में दिक्कत तो आएगी। तब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, थोड़े थोड़े साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जो हमने पिछले डिस्कशन किया था, हमने क्या कहा था कि जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एटम से, मतलब H+ का साइज कॉरस्पॉन्डिंग एटम से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये सारी एनालिसिस नहीं करनी है, तो आप डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया उससे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चेक करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते तो, कि कैटायन का साइज कॉरस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज कॉरस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होगा, तो इनका ऑर्डर ऑफ साइज क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड नियॉन, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या होगा? तो पहले अपने को थोड़ा सा ढूंढते हैं, जानते हैं कि ये है कहाँ पे। ठीक है, लिथियम अपना सेकंड पीरियड में है, बेरिलियम, बोरोन और नियॉन ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये देखिए, आपको टेबल दिखाता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नियॉन, इनको कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो इनके अगर साइज का, अगर मेरे को ऑर्डर चाहिए तो वो क्या होगा? तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो लिथियम का जैसे 3 है, तो उसके अंदर कितना होगा? 2,1। बेरिलियम का कितना है? 4 है, तो इसका क्या होगा? 2,2। बोरोन का कितना है? 5 है, तो उसका कितना होगा? 2,3। और नियॉन का कितना है? 10 है, तो उसका कितना? 2,8। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या है? सेम है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका साइज विल रिड्यूस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू, सॉरी, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द साइज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, है ना? छोटा होता चला जाएगा। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं, तो आपका साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आपका बोरोन का साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम का सबसे साइज छोटा होगा, फिर लिथियम का साइज बड़ा होगा, सॉरी, बोरोन का सबसे छोटा होगा, फिर बेरिलियम का बड़ा होगा, फिर लिथियम का होगा, क्योंकि ये कैसे रखे हुए हैं? लिथियम इधर है, फिर उसके बाद बोरोन आ रहा है, बोरोन इसके बगल में ऐसे रखा हुआ है, फिर कुछ गैप के बाद फिर बोरोन आ रहा है, फिर यहाँ पे नियॉन आ रहा है, कुछ गैप के बाद यहाँ नियॉन आ रहा है। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, हमने आपको बताया था
कि जो इनर्ट गैस होता है वो अपने पीरियड में उनका सबसे बड़ा साइज होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे नोबल इनर्ट गैसेस होती हैं इनका साइज सबसे बड़ा होता है। सो जो नियॉन है वो बोरोन से पहले नहीं आएगी, वो सबसे लास्ट में आएगी, वो सबसे बड़ा होगा उसका साइज। तो इसका ऑर्डर ये बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एस बी आई एस एन बी एंड एस पी इज, इनमें क्या होगा आपका एटॉमिक साइज के अंदर चेंज क्या आएगा? सोचो, ए एस बी आई और क्या है एस आर, इनमें क्या चेंज आएगा? तो इनके अंदर हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ये। तो आप इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ क्योंकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो डिस्कस कर ही लिए हैं अपन ने, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए सक्षम तो हैं ही, ठीक है। बी आई और पी बी, ठीक है। कहाँ है ये देखो, ढूंढते हैं इसको, अपनी टेबल में ढूंढते हैं सबसे पहले तो। हम्म, ए एस, ये रहा ए एस, ठीक है। और उसके बाद है आपका बी आई, आर्सेनिक के बाद हम ढूंढ रहे हैं बिस्मथ, ये रहा बिस्मथ, ठीक है। उसके बाद है आपका टिन, टिन मिल गया। उसके बाद है आपका लेड, लेड भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद है आपका एंटीमोनी, ठीक है। ये रहे आपके एलिमेंट्स। अब इनके साइज की बात कर रहे हैं अपन। चलो देखो, अब टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट सारा चल रहा है इसके अंदर। अब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो भाई आर्सेनिक तो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मतलब एंटीमोनी आर्सेनिक से बड़ा होगा, उसके बाद एंटीमोनी के बाद कौन सा आ जाएगा, टिन आ जाएगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। तो टिन के बाद आपको कौन सा आ जाएगा, बिस्मथ आ जाएगा, बिस्मथ के बाद फिर लेड सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ओवरव्यू। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लॉन्गेस्ट बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बॉन्ड। ऑप्शंस हैं आपके पास एस और एच, सेकंड है आपके पास ओ और एच, थर्ड है आपके पास एन और एच, फोर्थ है आपके पास पी और एच। तो एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट से देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो पहले देखो कि कहाँ कहाँ लाई करते हैं, और टेबल में ढूंढते हैं इनको। दिमाग में टेबल का होना बहुत जरूरी है। तो देखो भाई, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इस बार अपन यूज करते हैं, कौन सा कलर यूज करें, सब तो यूज कर लिया अपन ने। चलो मिटा देते हैं इसको। हम्म, तो अब देखो सबसे पहला है हमारे पास एस मतलब सल्फर, सल्फर ये रहा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन, और उसके बाद है फॉस्फोरस। इन चार एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। और इनके अगर मैं साइज को कंपेयर करूं तो सबसे छोटा साइज या सबसे बड़ा साइज किसका होगा इसमें से, फॉस्फोरस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करता है। तो टॉप टू बॉटम में देखो, ऑब्वियसली फॉस्फोरस और सल्फर बड़े हो गए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, और लेफ्ट टू राइट जब साइज छोटा हो रहा है मतलब सल्फर क्या हो गया, छोटा हो गया फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस सबसे बड़ा हो गया साइज के मामले में। और जब फॉस्फोरस बड़ा हो गया सबसे, तो दिक्कत क्या आएगी कि भाई फॉस्फोरस तो इतना बड़ा हो गया बैठ गया, हाइड्रोजन तो छोटा सा है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा इनके बीच में तो काफी दूर बनेगा, तो ये लंबा बनेगा, क्योंकि अगर छोटा होगा तो वो पास आ पाएंगे न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो जो हमारे जो एटम्स है वो ज्यादा क्लोज आ पाएंगे, इसलिए उनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
तो इसका आंसर फोर्थ है द एटॉमिक रेडियस ऑफ पी इज लार्जेस्ट आउट ऑफ SON, sulfur, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Therefore, pH bond will be longest. मतलब बॉन्ड को हम बॉन्ड लेंथ हमारी जो है वो फॉस्फोरस हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी की एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या है हमारा? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो जो फैक्टर्स हैं वो हमारे कौन कौन से जो इफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को? पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अलोंग अगर पीरियड जाते हैं हमारा साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज ऑर्बिट्स रिमेन सेम एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एंड इन अ ग्रुप एटॉम का साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। और उसके बाद वॉन्डरवॉल रेडियस, और फिर अगर हम आ गए उसके बाद आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है? जो आयन का रेडियस है। आयन मतलब कैटायन या एनायन। कैटायन कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। और एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने से या गेन करने से। तो जो कैटायनिक रेडियस होता है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल एटम। और सिमिलरली इसका अपोजिट है एनायनिक रेडियस, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसका साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।